गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय के अंतर्गत आज हम प्रत्यास्था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न निमी के क्वेश्चन बैंक से जो हल करेंगे। और ये निमी का जो क्वेश्चन बैंक है ये प्रीवियस मॉडल पे आधारित है, मतलब कि जो आए हुए प्रश्न हैं उन पे आधारित है और क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है जो ITI में आ सकते हैं उन पे आधारित है, तो उन्हीं को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज इलास्टिक मटेरियल। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सबसे पहले आपको प्रत्यास्थ पदार्थ की डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि प्रत्यास्थ पदार्थ किसको कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिस पे कोई हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है, उसके अंदर विकृति आती है, लेकिन जैसे ही हम बाह्य बल हटा लेते हैं वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग को देखा होगा कि स्प्रिंग पे आप कोई बल लगाएंगे तो स्प्रिंग खिंच जाएगी, लेकिन जैसे ही आप वो बल हटा देंगे तो स्प्रिंग फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है। तो इसमें हमें नेचर में कई ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो इलास्टिक होते हैं। जैसे रबड़ को आपने देखा होगा, रबड़ को खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही बल हटा लेंगे तो वो फिर कंप्रेस होकर अपने स्थिति में आ जाएगा। तो आपको इलास्टिक मटेरियल की जो डेफिनेशन है अपने दिमाग में रखनी है। अगर आप इलास्टिक मटेरियल की डेफिनेशन दिमाग में रखते हैं तो आप कोई भी मटेरियल को पहचान लेंगे कि इलास्टिक होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर लोहे की बात की जाए, ढलवां लोहा, कि क्या वो इलास्टिक है? तो देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत। अगर ढलवां लोहा की बात की जाए तो वो इलास्टिक नहीं होता है, क्योंकि उसको आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें अंदर जो है इलांगेशन नहीं होगा, मतलब उसमें विस्तार नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बल लगा देंगे तो टूट जाएगा, मतलब वो विकृति हमेशा के लिए रह जाएगी। जबकि हमने इलास्टिक की परिभाषा आपको क्या बताया है कि बाह्य बल लगाने के बाद कोई वस्तु में डिफॉर्मेशन मतलब विकृति आती है। मतलब विकृति का मतलब ये है कि उसकी लंबाई या उसके क्षेत्रफल या उसके आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही बाह्य बल हटाते हैं वो फिर अपने वास्तविक शेप और साइज को ग्रहण कर लेता है। तो इसमें पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि विच इज इलास्टिक मटेरियल। तो पहला आपका इसमें विकल्प है नाइलॉन, दूसरा विकल्प है पॉलीस्टाइरीन, तीसरा विकल्प है सेलुलाइड और चौथा विकल्प है पॉलीकार्बोनेट। तो देखिए, आपके जो निमी की किताब है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलास्टिक मटेरियल हैं उनके नाम दिए गए हैं पूरे एक कॉलम में। उनमें से नाइलॉन को भी दिया गया है, जबकि ये सारे विकल्प नहीं दिए गए हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि नाइलॉन जो होता है वो इलास्टिक मटेरियल होता है। वैसे आपने नाइलॉन का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज भी किया होगा और जिसको आपने देखा होगा कि आप उसको स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो उसकी लंबाई फिर अपने मूल अवस्था में आ जाती है। तो इसका मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 148 नंबर के प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? ए, कि नाइलॉन जो है इलास्टिक मटेरियल है। अगला प्रश्न है कि विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। अब जो अगला प्रश्न है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें एक तो आपको इलास्टिसिटी की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, एक आपको जो है प्लास्टिसिटी की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? सुघट्यता। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्था। तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब आप उस पर कोई भी मटेरियल जिस पे आप बाह्य बल लगाते हैं तो उसके अंदर विकृति आती जाती है और वो फैलता रहता है, मतलब उसमें विस्तार होता रहता है। लेकिन वो भी एक पॉइंट होगा कि उसमें आप और बल लगाएंगे तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, वो उसमें विस्तार नहीं होगा। तो प्लास्टिक मटेरियल उनको कहा जाता है कि जैसे आप प्लास्टिक को देखे हैं कि आप प्लास्टिक को बल लगाएंगे तो वो खींचता जाएगा, टूटेगा नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल। तो इससे पूछा जा रहा है कि विच इज़ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है कि ब्यूटिल रबर, दूसरा ऑप्शन है नाइलॉन, तीसरा है नियोप्रोपिन, चौथा है विनाइल पॉलीमर। तो आपने देखा है कि रबड़ को सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये इलास्टिक मटेरियल होता है। नाइलॉन को भी ये बताया ही गया है कि इलास्टिक मटेरियल होता है, बस आपको नियोप्रोपिन के बारे में नहीं जानते थे और विनाइल पॉलीमर के बारे में नहीं जानते थे। तो देखिए, प्लास्टिक जो होता है वो विनाइल पॉलीमर से बनाया जाता है। तो प्लास्टिक मटेरियल का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सीधे सीधे ये दो विकल्प तो काट ही सकते थे कि ये दोनों होंगे ही नहीं। अब आपका इन दोनों में कन्फ्यूजन बच जाता कि या तो ये होता या तो ये होता। तो लेकिन अगर नहीं जानते तो फिर भी अगर दो में से आप कोई अपना उत्तर चयन करते तो आपको उत्तर के सही होने की गारंटी ज़्यादा होती, चार में से एक के सही होने की अपेक्षा। तो इस प्रकार से भी उत्तर को चुनना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमने ये बताया कि विनाइल पॉलीमर से प्लास्टिक बनाया जाता है। प्लास्टिक मटेरियल की परिभाषा वही होता है कि उसमें आप बाय बल लगाएं तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन होता रहे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब अगला जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेच, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउबल फॉर द इलास्टिक मटेरियल्स। इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम अधिकतम कितना परसेंट तक अलाउ होता है इलास्टिक मटेरियल में, मतलब प्रत्यास्थ पदार्थों में स्ट्रेच करना। स्ट्रेच मतलब उनको खींचना, कितने परसेंट तक आप उनको खींच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300% तक। अधिकतम 300% तक इलास्टिक मटेरियल को स्ट्रेच किया जा सकता है। तो क्वेश्चन संख्या 150 जो था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउबल फॉर द इलास्टिक मटेरियल, अर्थात कि जो प्रत्यास्थ पदार्थ हैं उनको अधिकतम कितने लंबाई तक स्ट्रेच किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही सी विकल्प 300%। अगला जो क्वेश्चन है कि 151 नंबर का कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमेंशन टू द सब्सटेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अब प्रत्यास्था वाले चैप्टर में आपको 2-3 चीज़ें जब हमने बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेन मतलब विकृति क्या होती है। तो विकृति क्या होती है? देखिए, विकृति का मतलब ये होता है कि एक तो आपकी लीनियर स्ट्रेन होती है, मतलब रेखीय विस्तार, एक होता है लेटरल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब आयतनात्मक विस्तार। तो अगर आप किसी भी वस्तु इलास्टिक मटेरियल पे आप बल लगाते हैं तो उनमें विकृति आती है, मतलब उनमें डिफॉर्मेशन होता है। वो डिफॉर्मेशन कैसा हो सकता है? लीनियर हो सकता है, लेटरल हो सकता है और वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है। तो 3 प्रकार की विकृति होती है। तो विकृति निकालते कैसे हैं? तो विकृति इस प्रकार से निकालते हैं कि मान लीजिए कि अगर लीनियर स्ट्रेन हो रहा है, रेखीय विकृति हो रही है, तो उसकी जो मूल लंबाई कितनी थी और बल लगाने के बाद उसके लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, इन्हीं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंजेस इन डायमेंशन ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है, मतलब विकृति कहलाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो देखिए, जो यूनिट होती है स्ट्रेन की वो कुछ नहीं होती, क्योंकि ये डायमेंशन मतलब जैसे रेखीय विकृति निकालना है तो जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है बटे मूल लंबाई, तो ऊपर भी आपका लंबाई की ही मात्रक और नीचे ही लंबाई का मात्रक, तो इसमें दोनों मात्रक कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार से विकृति का मात्रक कुछ नहीं होता है, ये एक रेशियो होता है, अनुपात होता है कि ये देखा जाता है कि उसमें जो विस्तार हुआ है वो किस अनुपात में हुआ है। तो क्वेश्चन संख्या 152 का जो विकल्प हो जाएगा, 152 का सही उत्तर हो जाएगा नो यूनिट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, ये तो हो ही गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हमने बताया था 151 नंबर का अभी प्रश्न यही है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये स्ट्रेंथ था और इसमें ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। देखिए, डायमेंशन में जो चेंज होता है और जो ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है वो उसको स्ट्रेंथ कहते हैं, और स्ट्रेंथ 3 प्रकार का होता था। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, मतलब लंबाई में जो परिवर्तन है और बटे में ओरिजिनल लंबाई का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? लीनियर स्ट्रेन कहलाता है। जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया बटे में ओरिजिनल एरिया, ये क्या कहलाता है? लेटरल स्ट्रेन। और आपका जो है आयतन में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटे में ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें जो आपका पूछा गया था कि चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन।
तो 153 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखिए, जो लेटरल स्ट्रेन होता है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लेटरल मतलब कि क्षेत्रफल में जो विस्तार होता है और बटे में जो लंबाई में विस्तार होता है, इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पॉइसन रेशियो बोलते हैं। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल में विस्तार। और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं, मतलब रेखीय विस्तार, मतलब लंबाई में जो परिवर्तन होता है और जो क्षेत्रफल में विस्तार होता है, मतलब क्षेत्रफल की विकृति और रेखीय विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पॉइसन रेशियो बोलते हैं। तो 154 नंबर का जो प्रश्न है ये इंग्लिश में है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अर्थात कि क्षेत्रीय विकृति और रेखीय विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पॉइसन रेशियो। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पॉइसन रेशियो क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है पॉइसन रेशियो क्षेत्रीय विकृति बटे में रेखीय विकृति के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? पॉइसन रेशियो। और क्षेत्रीय विकृति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। और रेखीय विकृति को हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद रखिए हमारी बातों को ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने ये बताया कि क्षेत्रीय विकृति मतलब क्षेत्रफल में जो विकृति होती है उसको हम क्षेत्रीय विकृति बोलते हैं, और इसी बात को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। और रेखीय विकृति मतलब जो लंबाई में विकृति होती है उसको हम रेखीय विकृति या लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति भी बोलते हैं। तो क्षेत्रीय विकृति बटे में रेखीय विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पॉइसन रेशियो। तो 153 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सॉरी, कौन सा प्रश्न पूछ रहे थे? 154 नंबर का, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो 154 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। अब अगला प्रश्न है कि विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। देखिए कितने आसान से प्रश्न हैं जो ITI के परीक्षा में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे हमने आपको विकृति पढ़ाया, तो विकृति क्या होता है? चेंज इन लंबाई मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे में मूल लंबाई, इसको हम विकृति बोलते हैं। तो लंबाई में जो परिवर्तन है उसको किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? तो मान लीजिए लंबाई को अगर हम L से प्रदर्शित करते हैं तो लंबाई में परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा L से। और इसका सिंबल क्या होता है? जो ये दिखाया गया है, डेल्टा L। तो विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। तो लेंथ में परिवर्तन को, चेंज इन लेंथ का मतलब लेंथ लंबाई में परिवर्तन को किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन संख्या बी। अगला जो क्वेश्चन है 156 नंबर का, विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का रेशियो क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोड एंड एरिया। कि स्ट्रेस का रेशियो क्या है? तो लोड और एरिया के जो है अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। अब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बता देता हूँ, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई रबड़ है, तो रबड़ को आप जैसे खींचते हैं तो बल लगाकर खींचते हैं, तो जिस समय आप बल लगाकर खींचते हैं तो रबड़ में एक बल होता है जिसको हम प्रतिबल बोलते हैं। तो आप जिधर की तरफ बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में रबड़ का जो आंतरिक प्रतिबल है वो लग जाता है और रबड़ को रीस्टोर मतलब अपने मूल अवस्था में लाने के लिए कार्य करता है। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बल बटे में एरिया, मतलब लोड एंड एरिया के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट। तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो रिवेट है उस पर जो फोर्स लगता है वो शियर फोर्स होता है। तो इसमें पूछा गया तो विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट। तो देखिए 3 तरह के होते हैं स्ट्रेस जो होते हैं। एक आपका लीनियर स्ट्रेस हो जाएगा, एक आपका शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो रिवेट पे शेयरिंग फोर्स काम करता है।
तो पूछा गया कि विच फोर्स एक्ट ऑन रिवेट, तो इसका उत्तर हो जाएगा शियर फोर्स। 157 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, मतलब इस फिगर में आपने देखा है कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर भी एक ब्लॉक है और दोनों को बल लगा करके एक दूसरे के अपोजिट बल लगा कर खींचा जा रहा है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? शियरिंग स्ट्रेस होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 158 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस। तो देखिए, आपको जब ये अध्याय पढ़ाया गया था तो उसमें यंग मॉडुलस पढ़ाया गया था, बल्क मॉडुलस पढ़ाया गया था। तो ये आपका पूछा जा रहा है कि बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो ही हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस किसको बोलते हैं? प्रतिबल बटे में विकृति को हम क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस बोलते हैं। अर्थात रेखीय प्रतिबल बटे में रेखीय विकृति को हम क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। और रिजिडिटी मॉडुलस किसको बोलते हैं? शियरिंग फोर्स बटे में शियरिंग स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। जबकि बल्क मॉडुलस किसको बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके तीन चीज़ें क्लियर हुआ कि यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, और आपका रिजिडिटी मॉडुलस क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 160, विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम ये बताता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर स्ट्रेस अर्थात प्रतिबल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें पूछा जा रहा है कि किस नियम के अनुसार प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। तो इसका पहला उत्तर है न्यूटन्स लॉ, दूसरा उत्तर है हुक्स लॉ, तीसरा उत्तर है जूल्स लॉ और चौथा उत्तर है चार्ल्स लॉ। तो आपको ये प्रश्न याद रख लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आपकी ITI की परीक्षा में स्ट्रेस से अगर कोई प्रश्न पूछा भी जाएगा तो यंग मॉडुलस का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और जो इसको दिया गया था, जिस वैज्ञानिक ने दिया था, एक इसमें चैप्टर आता है, मतलब एक वैज्ञानिक का नाम आता है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ ने ये बताया था कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो कांस्टेंट होगा, मतलब नियत होगा। तो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन को हम क्या बोल देते हैं? यंग मॉडुलस बोल देते हैं। और इसको किसने दिया था? हुक्स लॉ ने दिया था। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो 160 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुक्स लॉ। इसको किसने दिया था? हुक्स का नियम इसको कहते हैं। तो 160 नंबर का जो क्वेश्चन है कि विच लॉ स्टेट्स, मतलब कौन सा नियम ये बताता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, मतलब हुक्स लॉ। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट सी। इसमें पूछा गया, आपको एक ग्राफ दिखाया गया है कि यहाँ से इलोंगनेशन का ग्राफ है और ये आपका लोड का ग्राफ है कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है आपका ये जो भी है इलोंगनेट हो रही है। तो पहले ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है आपका इलोंगनेशन भी प्रोपोर्शनल है लोड के। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है कि अब ये इलोंगनेशन एकदम फ्लैट हो गया है कि उसमें इलोंगनेशन जो है लोड बढ़ाने पे भी इलोंगनेट नहीं हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट सी। पॉइंट सी, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट सी, इसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड बाय अ मटेरियल बिफोर रैप्चर। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड बाय ए मटेरियल बिफोर रैप्चर। मतलब किसी भी पदार्थ में
वह अधिकतम प्रतिबल जो वस्तु में होता है बिफोर रैप्चर, मतलब उसको टूटने फूटने से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस। तो 162 नंबर के प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस? इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इसके जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव हैं आपको करा दिया जाएगा हल। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।